मेंस हेल्थ को लेकर क्यों इतना टेस्टोस्टेरोन को बस ऐसा देखा जाता है जैसे ये मसल्स बढ़ाएगा, लेकिन अंदर ये क्या कर रहा है? हमारी बॉडी में जो मेन सेक्सुअल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल की टेस्टिस से निकलता है। इसकी जो मात्रा है अगर हमारे खून में या हमारे शरीर में कम हो जाए तो सेक्सुअल प्रॉब्लम तो देता ही है। आइडियल स्पर्म कैसा होता है आयुर्वेद के हिसाब से? आइडियल स्पर्म है वो आपका थिक होना चाहिए, पिच्छल होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। मैस्टरबेशन आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम करता है। देखिए हमारी बॉडी में 7 धातु होती है, ये 7 धातुओं का सार है जो ओज है, उसको ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं अपनी शुक्र धातु को, तो ये ओज जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। सेक्स भी वर्जित है आयुर्वेदा में, उसके बारे में क्या बोला गया? ओवर इंटरकोर्स वर्जित। मैंने तो काफ़ी ऐसे पेशेंट देखे, पेशेंट के पास वाइफ भी होती हैं, उनके पार्टनर भी होते हैं, स्टिल उनको मास्टरबेशन के बाद ही नींद आती है। ये तो बीमारी हुई। ये तो बीमारी है। बहुत लंबे टाइम तक वुमेन को बहुत ब्लेम किया जाता था, उनकी गर्भ स्ट्रांग नहीं है या ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेद में कितना कंट्रीब्यूशन सही में एक स्पर्म देता है टुवर्ड्स अ फीटल हेल्थ? परंपरा रही है कि हमेशा फीमेल्स को ही ब्लेम किया गया है। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपकी शादी हुई है, तो कभी सास डांट रही है, कभी कोई डांट रहा है कि आपकी आप में कोई कमी होगी। मेल्स को कोई नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात यह है कि मेल्स अपनी वीकनेस के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। आजकल के ज़माने में जब भी बात होती है मेंस हेल्थ को लेकर, मोस्ट डिस्कशंस फोकस करती हैं उनके प्रोटीन इनटेक पे, उनकी मसल बिल्डिंग पे, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मैराथन लड़ लिए। बट इनसाइड द बेडरूम एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेंस हेल्थ को लेकर, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करना चाहते। बट ये पक्की बात है कि इंडिया जैसे देश में आज की डेट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ मेल्स इज डिक्लाइनिंग, यानी कि नीचे जा रहा है। इनफर्टिलिटी इश्यूज, स्पर्म हेल्थ इश्यूज, बोन हेल्थ इश्यूज, मसल हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिकली मेल्स में बढ़ रहे हैं। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, जो वाजीकरण के एक्सपर्ट है, डॉक्टर कमल रहेजा। हमें बताएंगे कि मेंस हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, कैसे अपने स्पर्म्स या अपने शुक्र धातु को और इन्हांस कर सकते हैं, और कैसे हम प्रोटीन शेक से मूव होके मेन की इंटरनल हेल्थ को विद इन से कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें आज बताएंगे डॉक्टर कमल रहेजा ये भी कि मेंस हेल्थ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली कौन से दोषाज इन्वॉल्व है, और तो और कुछ सप्लीमेंट्स जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी ले सकते हैं। वेलकम डॉक्टर रहेजा। वेलकम। डॉक्टर रहेजा, मेंस हेल्थ को यूजुअली बहुत इग्नोर किया जाता है। विमेन्स हेल्थ के बारे में ऑफ कोर्स बात होती है, बट ये सारी बातें जो है स्पर्म हेल्थ को लेके या फिर आपकी इंटरनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, इसे कवर कर दिया जाता है कि कौन कितना मस्कुलर है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना लंबा चौड़ा है। और इस लंबाई चौड़ाई में कभी कभी इंटरनल हेल्थ जो है काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मेंस हेल्थ को लेकर क्या एक पर्टिकुलर चीज जैसे टेस्टोस्टेरोन, इसकी क्या वैल्यू है? क्यों इतना टेस्टोस्टेरोन को बस ऐसा देखा जाता है जैसे ये मसल्स बढ़ाएगा, लेकिन अंदर ये क्या कर रहा है आयुर्वेद के हिसाब से, आप हमें बताएं। बात करते हैं अगर हम टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन इज द मेन सेक्सुअल हार्मोन। हमारी बॉडी में जो मेन सेक्सुअल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल की टेस्टिस से निकलता है। टेस्टिस सबको पता है कि मेल्स में 2 टेस्टिस होती हैं पेनिस से नीचे, तो उसमें वो ग्लैंड होती है। ये इतना इम्पोर्टेंस है, अगर इसकी जो मात्रा है अगर हमारे खून में या ब्लड में कम हो जाए या हमारे शरीर में कम हो जाए तो सेक्सुअल प्रॉब्लम तो देता ही है। लॉस ऑफ वाइगर, लॉस ऑफ स्टेमिना, वो तो इसका मेन कारण है ही है। और उसके अलावा इसका रोल काफी सारी बॉडी फंक्शन में भी होता है, जैसे कि लाइक इट हेल्प इन मसल्स बिल्डिंग। टेस्टोस्टेरोन का जो मेन रोल है वो हमारी मसल्स को बना के रखता है। इट्स स्ट्रेंथन आवर बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन आवर हेयर ग्रोथ। अगर हमारी बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं, तो यानी कि बस इसका मतलब क्या है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन में भी लो इन आवर ब्लड। अगर हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर ज्यादा हो रहे हैं, हम कहीं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका मतलब ये कि लोगों को लगता है कि सिर्फ कैल्शियम की कमी है। सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का भी उतना ही रोल है। टेस्टोस्टेरोन लेकिन फीमेल्स में भी होता है, राइट? जब फीमेल्स को महीना आता है या महीना उनका
थोड़ा गड़बड़ा जाता है तो उनके इमोशंस जो हैं वो थोड़े स्विंग्स जाते करते हैं, मूड स्विंग्स करते हैं। लेकिन मैंने इतने पेशेंटों को देखा अपनी ओपीडी में, इतने मेल्स को देखा है जिनके मेल्स के भी इमोशंस स्विंग्स होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक सर्टेन एज के बाद मेल्स में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही हमारे मूड और मेल्स में जो मूड उनके जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है उसको। तो टेस्टोस्टेरोन एग्जैक्टली आपने बताया हार्मोन है, ठीक है, बट आयुर्वेद में उसको आप किस चीज से कोरिलेट करेंगे? हमारे आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं, रस धातु, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो हमारी शुक्र धातु है 7वीं, ये हमारे ऑल सेक्सुअल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जो हमारी बॉडी में होते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स, और इवन जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं विच आर हेल्पिंग इन बूस्टिंग द टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो सारा के सारा शुक्र धातु में आता है। आवर पिंपेडाइल हेल्थ, आवर क्वालिटी ऑफ स्पर्म काउंट, हमारा स्पर्म कैसा है, वेदर इट इज थिन और थिक, और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, और हमारी इम्यूनिटी कैसी है, ये सारा की सारा रोल हमारी शुक्र धातु का होता है। तो इम्यूनिटी आप कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन से भी लिंक्ड है? यस एग्जैक्टली, ओके, बिकॉज आयुर्वेद में इसको शुक्र धातु से कोरिलेट किया गया है। इसको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है तो हमें शुक्र धातु पे ही सबसे पहले उसको ठीक करना होता है आयुर्वेद में। तो शुक्र धातु आप कह रहे हैं सबसे लास्ट धातु है जो फॉर्म होता है। यस, एंड वही रिस्पॉन्सिबल है आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपके स्पर्म बनाने के लिए। तो स्पर्म पे चलते हैं। आइडियल स्पर्म कैसा होता है आयुर्वेद के हिसाब से? आयुर्वेद के जो ग्रंथ में बताया गया है जो आइडियल स्पर्म है वो आपका थिक होना चाहिए, पिच्छल होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। पिच्छल मतलब स्टिकी? स्टिकी। अगर आपका स्पर्म थोड़ा थिक है, थोड़ा गाढ़ा है, उसमें ही वो जो स्पर्म है वो लाइव रह सकते हैं। दे हैव कैपेबिलिटी। तो मतलब वो पूरी स्पर्म फ्लूइड जो है जो रिलीज होती है, दैट एंटायर थिंग हैज टू बी स्टिकी। ओके, एंड इट शुड बी कलर ऑफ लाइक शुक्ल वर्णम बताया गया आयुर्वेद में। शुक्ल यानी कि व्हाइटिश ग्रे होना चाहिए कलर इसका शुक्र का, ठीक है। और इट शुड बी ऐसे बताया गया कि मधुवर्णी की शहद की तरह थोड़ा मधुर रस उसके अंदर होना चाहिए। मधुर यानी कि मीठा तो नहीं, कोई टेस्ट तो कोई करता नहीं है, लेकिन मधुर यानी कि उसके अंदर थोड़ी स्टिकनेस होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर वो स्टिकी रहेगा तो दैट इज हेल्दी स्पर्म। एनी अदर फीचर्स के हेल्दी स्पर्म आप जिससे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इनका हेल्दी है इनका नहीं है? हम तो पेशेंट को जो है नाड़ी देख के बताते हैं, पेशेंट की नाड़ी देख के कि उसकी बॉडी में वात का इम्बैलेंस है, पित्त का इम्बैलेंस है, कफ का इम्बैलेंस है। ओके। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनका हम स्पर्म देखते हैं जो लैब टेस्ट के लिए जाते हैं पहले, उससे पहले हम देखते हैं लैब टेस्ट होने से पहले कि उसका कलर क्या है। अगर वो थोड़ा हल्का सा व्हाइटिश, हल्का सा ग्रेइश, ये एक अच्छा बताया गया है। और इसका जो कलर है वो शुक्ल होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, उसमें कुछ येलोइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कईयों का शुक्र बहुत येलोइश निकलता है, हल्का पीलापन उसके अंदर होता है। तो इसमें भी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है या कोई फाउल स्मेल आ सकते है आपके स्पर्म में, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो। और मधुवर्णी बताया गया आयुर्वेद में, जैसे बताया गया कि शहद की कैसा कलर होना चाहिए, उसमें लाज गंदी होना चाहिए। और सप्टी का बताया गया कि फिटकरी की जैसा व्हाइटिश दिखना चाहिए। फिटकरी की तो व्हाइट सीम्स टू बी द कलर, मतलब व्हाइट जो कलर है सफेद रंग का होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ग्रंथ में बताया गया है। हाँ। yes. तो इसके सिवाय जैसे आपके पास कोई आता है कि उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिए हैं, एंड कई लोग हैं जो IVF ले रहे हैं, या फिर कई लोग हैं जिनको जनरली सक्सेस नहीं मिल रहा है फर्टिलिटी में, वो लोग आपके पास आते हैं लो स्पर्म काउंट के साथ, या फिर स्पर्म्स आर नॉट के बोलते हैं कि दे आर नॉट एक्टिव इनफ, मोबाइल नहीं है ज़्यादा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्पर्म्स के साथ। तो एक एक करके अगर आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम कौन से दोष इम्बैलेंस से रिलेटेड है या कौन से प्रॉब्लम से रिलेटेड, ताकि लोग समझ पाए कि उनकी डाइट कैसे चेंज करनी है, उनकी एक्सरसाइज रूटीन कैसी बनानी है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा इम्बैलेंस है उनमें। तो अगर स्पर्म काउंट कम है, कहाँ हो रहा है वो प्रॉब्लम? स्पर्म काउंट का जो मेन कारण बताया गया है आयुर्वेद में, वो बताया गया कि आपकी अपान वायु की दुष्टि। अपान वायु यानी कि जब आपके नाभि से नीचे एक वायु होती है उसको बोलते हैं अपान वायु। वो जब विकृत हो जाती है, उसकी जो मूवमेंट है वो इनवर्ट होनी चाहिए, तभी आपको गैसेस पास होती हैं, डाउनवर्ड होनी चाहिए, आपका हेल्दी स्पर्म बनता है। तो अगर आपकी वायु की गति अच्छी है, बैलेंस में वे में है, और आपकी अग्नि अच्छी है,
जिसको समान वायु कंट्रोल करती है। अच्छी धातु बन रही है, आपकी वायु भी अच्छी है, अपान वायु भी अच्छी है, ये सब अच्छी है, तो एक अच्छा हेल्दी स्पर्म बनता है। वो हेल्दी स्पर्म ही हेल्दी बेबी के लिए एक अच्छा संतान उत्पत्ति करने में लाभकारी सिद्ध होता है। जस्ट क्विकली, अपान वायु 3 चीजें क्या खराब करती हैं और 3 चीजें उसको फिक्स करने के लिए जल्दी से, उन लोगों के लिए जो स्पर्म काउंट से बहुत परेशान है। 3 चीजें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट को अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, उसको कब्ज पे ध्यान देना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट का पेट साफ हो रहा है प्रॉपर टाइम पे और उसकी बैलेंस डाइट वो ले रहा है पेशेंट, एक तो उसको बैलेंस डाइट लेना है और प्रॉपर डाइट जो कि हेल्दी स्पर्म के लिए नीडफुल है वो उसको फॉलो कर रहा है। और वो ऑयली स्पाइसी जंक फूड जो कि स्पर्म, और आजकल मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास पेशेंट इतने आते हैं ओपीडी में जो 2000 चेन स्मोकर्स, अल्कोहल, नाइट पार्टी, आजकल मेंस में इतना बढ़ गया है चैन स्मोकिंग, और वो बहुत खुशी से बताते हैं कि मैं 1-2 3 डिब्बियाँ पी जाता हूँ बीड़ी सिगरेट की, और उससे बीड़ी स्पर्म की। काउंट काफी, उससे स्पर्म काउंट कम होता ही है, सब स्पर्म की क्वालिटी भी गिर जाती है, आपका स्पर्म बहुत पतला हो जाता है। उसकी वजह से फिर देन यू कैन लीड टू प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इवन इन वजाइना देयर पेनिस। दिस इज अ वेरी मेजर रीजन जो आजकल चल रहा है। तो स्पर्म काउंट आपने कहा, कॉन्स्टिपेशन एक चीज है जिससे आपको बहुत केयरफुल रहना है। व्हाट आर द अदर 2 थिंग्स दैट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टेक प्रॉपर एक्सरसाइज, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और स्पर्म काउंट तभी बढ़ता है जब अगर आपकी स्लीप जो है बहुत डीप है, आपकी साउंड स्लीप नहीं है। इफ यू आर स्लीपिंग डीप तो आपका स्पर्म काउंट नेचुरली बढ़ता है। आजकल के लोगों की नींद डिस्टर्ब है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं रात को, जगह जगह मतलब ऑफिस में जाते हैं और लैपटॉप पर सारा दिन काम होता है। और मैंने काफ़ी एक केस में डिस्कस करना चाहूँगा। एक पेशेंट आया था, वो मतलब कंसीव नहीं करा पा रहा था अपनी वाइफ को। तो जैसे हमने पढ़ा कि एक इसमें काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि जो रेडिएशन है लैपटॉप की और फोन्स की, उससे जो है हमारी स्पर्म की जो हेल्थ है वो डाउन होती है, काउंट भी डाउन होता है। तो आजकल लोगों को हैबिट है कि वो लैपटॉप को अपनी थाइज में लेके काम करते हैं, उसकी वजह से जो स्पर्म काउंट है वो पेशेंट का और डाउन जा रहा है। तो उसका भी डाउन चला गया था। तो इसकी सिंपल मैंने उसको बताया कि आप लैपटॉप को है टेबल पर रख के काम कीजिए और अपने से दूर रख के थोड़ा काम कीजिए, तो नेचुरली उसका जो स्पर्म काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बट वाज इट ओनली विद दिस और डिड यू आल्सो गिव हिम मेडिसिन? ओनली विद दिस। सिर्फ ये एक सिंपल चेंज करने से उसका स्पर्म काउंट ठीक हो गया? ओह वाओ, जो कि लो जा रहा था उसका। और एक केस और था पेशेंट का, दैट इज केस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया। पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया होता है, जैसे पता होगा किसी को ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट बहुत कम होते हैं पेशेंट को, वो वहाँ से बाहर नहीं आ रहे होते आपके स्पर्म। तो ओलिगोस्पर्मिया इज अ डिसीज जहाँ पे आप पेशेंट का जो स्पर्म है बहुत कम होता है, लो होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, हमारी ट्यूब होती है, तो वो कभी कभी ना कभी वो ब्लॉक होती हैं इन्फेक्शन की वजह से, उस पर इन्फेक्शन वगैरह होता है। पेशेंट जो है उसको केवल इन्फेक्शन ठीक करने की वजह से ही पेशेंट को जो स्पर्म है वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और अदरवाइज पेशेंट, काफी ऐसे पेशेंट है जो सिर्फ आईवीएफ के लिए उसके लिए भटकते रहते हैं कि उनको रिपोर्ट में तो स्पर्म काउंट नहीं लाता है, लेकिन उसको ट्यूबल ब्लॉक ओपन करने से ही स्पर्म जो है बन रहे होते हैं टेस्टिस में, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे होते ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेसिकल्स, दैट इज कॉल्ड वेरिकोसिल। तो उसके से स्पर्म जो धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका सिर्फ आयुर्वेद में ही डायग्नोसिस हो पाता है? मॉडर्न मेडिसिन इसको डायग्नोज नहीं कर पाती इस चीज को? मॉडर्न मेडिसिन इस चीज को डायग्नोस नहीं कर पाते। वो पीपल, आजकल आईवीएफ इतना पॉपुलर हो गया है तो वो समझते हैं कि हाँ भाई इतना स्पर्म काउंट हमारा बहुत मतलब डाउन है, तो वो आईवीएफ की तरफ ही देखते हैं। जब हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की पूरा डायग्नोस करते हैं, उसको उसका पूरी नाड़ी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पित्त बड़ा होता है, इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। सिर्फ उसको ठीक करने से ही पेशेंट का जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो स्पर्म काउंट की बात हो गई। एक होता है स्पर्म मोबिलिटी, या फिर कितना तेज, या उसकी एक्टिविटी, क्वालिटी कैसी है स्पर्म की। तो क्वालिटी के लिए आयुर्वेद में क्या है अवेलेबल? क्वालिटी के लिए आयुर्वेद में काफी सारी, अगर हम डाइट की बात करें तो यू कैन यूज अखरोट। पेशेंट में उसमें जिंक होता है, उसको आप पेशेंट की स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आप अखरोट का यूज कर सकते हो। ठीक है। ड्राई फूड एज अ बादाम का यूज कर सकते हो पेशेंट को स्पर्म काउंट को हेल्दी करने के लिए। और जितने भी ये जो है डेयरी प्रोडक्ट हैं लाइक मिल्क और मलाई, मक्खन, जो कि आजकल के यंग लोग नहीं खाते
बताया गया है आयुर्वेद में कि इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो गुण है, वो हमारे स्पर्म के गुण जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को, मिल्क को, मक्खन को और इसको मलाई को, तो और जो स्पर्म है हमारा वो थिक होना शुरू होता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी शुरू होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आजकल की एक्चुअली यंगस्टर्स को मिल्क, घी या फिर घी, देसी घी, फैट जो है हटाना नहीं चाहिए अगर अपनी स्पर्म हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखना है। तो इन लोगों के लिए आप कहेंगे कि दूध 2 बार पीना या फिर लाइक मलाई, घी, ये सब कंटिन्यू रखो। यस, कंटिन्यू रखो। तो आयुर्वेद में कोई जड़ी बूटी या फिर कोई हर्ब जो है जो डेली बेसिस पे अगर ले स्पर्म्स के लिए देखो आयुर्वेद में जो मेडिसिन बताई गई है उसको बोला गया भृंगण। भृंगण यानी कि विच नरिश योर धातुस, जो आपकी धातु को नरिश करती है, आपको भृंगण मेडिसिन का यूज करना है। उसमें क्या आता है? अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, ताल मखाना, ये सारी जो मेडिसिन हैं, शिलाजीत, ये हमारी स्पर्म को, धातुओं को नरिश करती हैं। भृंगण यानी कि उसमें स्नेहन पैदा करती हैं धातुओं में। तो इसका यूज करते हैं हम रेगुलर बेस पे इन दी डायरेक्शन ऑफ वैद्यस या डॉक्टर्स, क्योंकि कुछ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजक मेडिसिन ले लेते हैं, बहुत एक्साइटमेंट वाली। आयुर्वेद में भी लोग यूज करते हैं, जैसे शुक्र वल्लभ रस हो गया, सिद्ध मकर ध्वज रस हो गया, मकर ध्वज रस हो गया, ये सब जो है ये बहुत ज्यादा उत्तेजना पैदा कर देते हैं। उत्तेजना मतलब बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को और एक्साइटमेंट होके वात का प्रकोप होके और स्पर्म काउंट लो जाता है। तो आप ही कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेट मत करिए। आयुर्वेद मेडिसिन भी अपनी मर्जी से आपको नहीं लेनी चाहिए, चाहे आयुर्वेद हो या मॉडर्न मेडिसिन हो। तो अपनी मर्जी से मत लीजिए, एक वैद्य को प्लीज कंसल्ट कीजिए बिफोर टेकिंग एनीथिंग। कोई ऐसा सप्लीमेंट जो ऑन अ जनरल बेसिस मेन कैन टेक घर पे, कुछ ऐसा है जो उनकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, जैसे विटामिन्स होते हैं, ऐसा कुछ मल्टीविटामिन है आयुर्वेद में? विग्रल एम ले सकते हो, जो आप पेशेंट को हम जनरली रिकमेंड करते हैं। उसके अंदर आपको हेल्दी सप्लीमेंट जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ताल मखाना, जावित्री, सौंठ, ये सब मिला हुआ है, जो आपके अग्नि को भी बूस्ट करता है और एक उत्तम धातु, शुक्र धातु को आपकी बॉडी में उत्पन्न करता है। आजकल स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, बहुत यंग लड़कों को रेकमेंड कर रहे हैं मैस्टरबेशन के लिए। मैस्टरबेशन जिसे आई थिंक हिंदी में हस्तक्रिया, हस्तमैथुन। हाँ, आपका या आयुर्वेद का क्या अप्रोच है मैस्टरबेशन को लेके? हस्तमैथुन वर्ज्य है आयुर्वेद में। दिस इज नॉट नेचुरल सेक्स और नेचुरल इंटरकोर्स। हस्तमैथुन बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। हस्तमैथुन की मैं बात करूं तो हस्तमैथुन ज्यादा करने से पेशेंट का जो पेनिस है उसके आगे होता है ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो ज्यादा उसमें काफी सारी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आपकी जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ओवर सेंसिटिव की वजह से आप जो है अपने पार्टनर को पूरा टाइमिंग नहीं दे पाते हैं ड्यूरिंग बेड, ड्यूरिंग एक्चुअल इंटरकोर्स आप उस पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपकी पेनिस को जल्दी डिस्चार्ज होने की आदत पड़ जाती है। पर आपने एक और आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट मुझे बताया था कि एक्चुअली मैस्टरबेशन आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम करता है, ओजस कम करता है। अगर मेरे व्यूअर्स को वो समझा सके वो कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारी बॉडी में 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन सब धातुओं का जो सार है दैट इज कॉल्ड आयुर्वेद में ओज, उसको ओज बोलते हैं आयुर्वेद में। दिस ओज हेल्प इन आवर इम्यूनिटी, आवर बॉडी स्ट्रक्चर, आवर बॉडी टेक्सचर, आवर स्ट्रेंथ, आवर फोकस, ये हर चीज में काम करता है हमारा जो ओज होता है। तो अगर ये 7 धातुओं का सार है जो ओज है, अगर जो शुक्र है, जैसे अगर हम उसको ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं अपनी शुक्र धातु को, तो ये ओज जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि शुक्र ही सबसे लास्ट धातु है जो बनती है। शुक्र से ही ओजस बनता है। शुक्र से ही ओजस बनता है। सबसे पहले धातु बनती है रस, फिर बनती है मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। इस सब को बनने में आयुर्वेद बताता है कि आपको 21 दिन लगते हैं। 21 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को आपको पूरा शुक्र धातु बनने में। शुक्र धातु सिर्फ स्पर्म नहीं है, स्पर्म तो जब आपको बनते तो रहते हैं,
लेकिन आपकी वाइटैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ भी शुक्र धातु है, विगर, आपकी विगर भी शुक्र धातु है, उसको बनने में इतना टाइम लगता है। आपकी फोकस, आपकी जो सेल डेड हो रहे हैं डेली और नए सेल बन रहे हैं, वो नए सेल कौन बना रहा है? आपकी शुक्र धातु बना रही है। तो वो जो रीजनरेशन प्रोसेस है Regeneration जो वो पावर है, आपका शुक्र धातु शुक्र धातु बना रहा बना है, रही है, और ये टिश्यू जो है यही ओजस बनाता है यही आपकी ओजस बॉडी में। बनाता है। तो अगर इसको आप बार बार रिलीज कर रहे हैं अपनी बॉडी से अननेचुरली, अननेचुरली, तब आपका ओजस कम होगा। एग्जैक्टली, और ओजस कम होना मतलब इम्यूनिटी, विगर, वाइटैलिटी, हैप्पीनेस सब कम होना। सब कम होना। आजकल के जो मॉडर्न डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन करिए आप, जितना मर्जी मैस्टरबेशन करिए, उससे स्पर्म काउंट कम नहीं होता है। बट आपके हिसाब से होता है? स्पर्म काउंट पे उसका असर जो है वो मैं नहीं कहूँगा कि होता है। स्पर्म काउंट तो कुछ कम, उससे थोड़ा, अगर किसी ने बहुत जल्दी मैस्टरबेशन स्टार्ट किया है, बहुत अर्ली स्टार्ट किया है अपनी एज में, टीनेज से उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसका स्पर्म काउंट में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है मैस्टरबेशन का। लेकिन शुक्र धातु सिर्फ स्पर्म काउंट तक ही सीमित नहीं है, उसका रोल पूरी आपकी बॉडी में है। जैसे एक गन्ना होता है, उसके अंदर जो उसका जो रस है पूरी गन्ने में होता है, जब गन्ने का रस निकालते हैं, ऐसी जो स्पर्म है, हमारा जो शुक्र धातु है, वो सिर्फ टेस्टिस में ही नहीं है, पूरी बॉडी में है, उसका रोल पूरी बॉडी में होता है। जब हम स्पर्म निकालते हैं, देखा होगा जब लोग इंटरकोर्स कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी क्या होती है? थकी थकी होती है। कईयों को, मैं काफ़ी पेशेंट आते हैं, कमर में दर्द रहता है उनके, बैक रहती है आफ्टर इंटरकोर्स, हेडेक होता है, lethargy, they cannot go for their job and their daily activity also। अच्छा, उनको तो इतना क्यों हो रहा है? असर पड़ता है क्योंकि ओजस कम हो रहा ओजस कम हो रहा है। सिर्फ टेस्टिस ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, है, पूरा शरीर पूरा involved। शरीर, आपका माइंड, आपके हार्मोन्स, इवन जो हार्मोन्स निकलते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, देन इट गोस एड्रेनल ग्लैंड, जैसे एंड्रोजन निकलता है, फिर टेस्टिस में को वो पूरी एक एक्सिस बनती है हमारी बॉडी में, तो वो सब भी शुक्र धातु के अंदर ही आता है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका सेक्स का इन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर सेक्स बहुत रिलैक्सेशन फील होती है, और आप कह रहे वो रिलैक्सेशन नहीं, वो थकान है कि आपकी बॉडी से ओजस रिलीज हुआ है। तो क्या सेक्स भी वर्जित है आयुर्वेदा में? उसके बारे में क्या बोला गया? बिकॉज ये बहुत दो कॉन्ट्ररी चीजें हैं। ओवर इंटरकोर्स वर्जित है, ओवर ज्यादा करना, एक्सेस, ज्यादा मैस्टरबेशन करना। मैस्टरबेशन तो पहले तो आपको जो है बहुत ही आपसे रहा नहीं जा रहा, यानी आपका पार्टनर नहीं है आपके पास, आपको कुछ इमोशनल इशू चल रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर के साथ आपको, और आपका पार्टनर मालूम, आजकल तो जैसे आप लोग, वाइफ रह रही है विदेश में या हस्बैंड विदेश में रह रहे हैं, तो दूर रहते हैं पार्टनर, या किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं तो हम मैस्टरबेशन कर देते हैं, तो once or twice in a week it is okay under these situation। हाँ, मैंने तो काफी ऐसे पेशेंट देखे रेनू जी, पेशेंट के पास वाइफ भी होती है, उनके पार्टनर भी होते हैं, स्टिल उनको मास्टरबेशन के बाद ही नींद आती है। पर ये तो बीमारी हुई, ये तो बीमारी है, क्योंकि उनको बिना मास्टरबेशन की नींद ही नहीं आती पेशेंट को। ऐसे पेशेंट हमारे ओपीडी में, जब तक वो मास्टरबेशन कर नहीं लेते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो ये तो एक अलग तरह का एडिक्शन है। यस। और इस एडिक्शन का आप फिर ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? क्योंकि मास्टरबेशन अगर कोई नींद नहीं ले पा रहा, एक नेचुरल प्रोसेस, नींद आना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके बिना अगर आपको नींद नहीं आ रही, मतलब देयर इज अ वेरिएशन एट एवरी लेवल, आपके हर लेवल पे, आपके प्रज्ञा में, आपके इंटेलेक्ट में, आपके माइंड में, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस समय आप किस तरह का ट्रीटमेंट इनको देते हैं? सबसे पहले देखो, उसमें धातु क्षय हुआ है पेशेंट का। धातु क्षय मतलब आपके टिश्यूज कम हो गए, डिग्रेड हो गए, स्पर्म आपने बहुत जल्दी ज्यादा निकाला है, शुक्र धातु का बहुत ज्यादा आपने अपनी बॉडी से वेस्ट किया है। तो इसलिए हम पेशेंट को सबसे पहले ब्रिंगन मेडिसिन देते हैं, नरिशिंग मेडिसिन, लाइक उनकी अग्नि ठीक करके पेशेंट को, उनकी अग्नि चेक करते हैं पेशेंट की, इसको फिर पेशेंट को अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, ब्रिंगन, जीवंती आदि घृत, ये सब पेशेंट को मेडिसिन, ऐसी वाइगोरल एम, एंडोलकल MA मेडिसिन आती है महर्षि की, वो सब आप पेशेंट को ब्रिंगन करती हैं, एक्ट एज अ ब्रिंगन, यानी कि वो नरिश करती हैं आपकी पूरी धातुओं को। और उसके बाद क्या आप उनको कुछ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या ऐसी कोई मेंटल हेल्थ के लिए? सेक्सुअल पेशेंट में जब आता है हमारे पास ओपीडी में, मेंटल हेल्थ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की ओपीडी की काउंसलिंग जब हम करते हैं, इवन कपल्स के भी और मेल्स के भी, तो कम से कम आधा घंटे, एक घंटा लग जाता है काउंसलिंग करने में पेशेंट को। मेंटल हेल्थ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की, बिकॉज पीपल थिंक कि जो सेक्स है वो
इंटरकोर्स जो है वो लाई करता है बिटवीन 2 legs, बट इट इज फॉल्स. इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज लाई बिटवीन 2 eyes, यानी कि इट्स रियली रिलेटेड विद माइंड. और आप काफी सारी ऐसी भी चीजें देते हैं, जैसे अश्वगंधा इज अ माइंड रिलैक्सेंट एज वेल. यस, अश्वगंधा, शतावरी एंड ब्राह्मणी तेल, ये काफी हेल्प करते Yes. हैं आपको यू नो Yes. रिलैक्स होने के लिए. रिलैक्स होने के लिए. मेन एंड वेमेन की लाइफ में जो अच्छी मैरिड लाइफ है उसमें ऑफ कोर्स एक फेज आता है कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस, जो इनफर्टिलिटी एक बड़ा इशू चल रहा है आजकल की रिसर्च में ये पता लग रहा है कि बहुत सारे गर्भ में बच्चे जो नहीं रह पाते वो काफी कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मेन की तरफ से होता है. तो फीमेल का प्लेसेंटा भी जो है कितना स्टेबल है वो भी मेन डिटर्मिन करते हैं, और फिर बच्चा कितना आगे जाता है वो भी मेन डिटर्मिन. बहुत लंबे टाइम तक वुमेन को बहुत ब्लेम किया जाता था कि उनकी गर्भ स्ट्रांग नहीं है या ऐसा नहीं है. तो आयुर्वेद में कितना कंट्रीब्यूशन सही में एक स्पर्म देता है टुवर्ड्स अ फीटल हेल्थ? ये देखो, परंपरा रही है कि हमेशा फीमेल्स को ही ब्लेम किया गया है. अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपकी शादी हुई है, तो कभी सास डांट रही है, कभी कोई डांट रहा है कि आपकी आप में कोई कमी होगी. मेल्स को कोई नहीं बोलता. और मेल्स, सबसे बड़ी बात ये है कि मेल्स अपनी वीकनेस के बारे में सुनना ही नहीं चाहते. आपके पेशेंट्स आते हैं ऐसे? वो सुनना ही नहीं चाहते अपने बारे में, बिकॉज दे आर इगोइस्टिक कि मेरे में क्या कमी हो सकती है, मैं तो हेल्दी हूँ, अच्छी डाइट है मेरी, जिम जाता हूँ, मसल्स है, स्ट्रॉन्ग मसल्स है मेरी, हेल्दी हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं हो सकती. इवन मैंने कई एथलीट्स देखे हैं, कई मसल्स बिल्डर देखे हैं जिनका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील होता है. तो उनमें शुक्र जाता है कि बहुत कमी होती है, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है लेवल, बिकॉज क्योंकि उनकी जो है अग्नि ठीक नहीं होती, पेशेंट्स की धातु नरिश नहीं होती सारी. तो मेल्स का भी इसमें, आपके मेल्स का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे बताया मैंने, अगर वो कम है तो आपके जो सेक्सुअल इमोशंस हैं वो बहुत कम रहेंगे. आपको सेक्स करने की इच्छा है, लिबिडो इसको बोलते हैं, वो कम रहेगा अगर आपकी बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है. तो उसकी वजह से पेशेंट जो है इंटरेस्ट नहीं रहता सेक्सुअल एक्टिविटीज में. और हम फीमेल्स को ही वो ज़्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं. तो एक तो ये है कि चलो सेक्सुअल इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका नहीं है अच्छा, आपके धातु अच्छे से नरिश नहीं है. बट किस तरह से स्पर्म जो है एक बच्चा बन जाता है, कितना कंट्रीब्यूशन है सही में स्पर्म हेल्थ का एक बच्चे की डेवलपमेंट में? क्योंकि 9 महीने तो वो एक वुमेन के गर्भ में रहते हैं. आयुर्वेद में श्लोक आया है, मैं कोट करना चाहूंगा, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम. यानी कि अगर आपको एक हेल्दी बच्चा चाहिए, ऋतु यानी कि विंडो पीरियड ऑफ फीमेल, ये मस्ट है. ऋतु क्षेत्र, आपका यूट्रस अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. क्षेत्र अम्बु बीजा नाम, बीज क्या है? वो बीज स्पर्म ही है, जिसको आयुर्वेद आचार्य रिकमेंड करते हैं, चाहे वो ओमम हो फीमेल में या मेल्स में स्पर्म हो. अगर उस बीज में कोई रुष्टि है, यानी कि वो बीज आपका स्पर्म हेल्दी नहीं है, आजकल पेशेंट का जो है स्पर्म की मोटिलिटी कम है और टेरेटोस्पर्मिया मिल रहा है आजकल, हम देखते हैं रिपोर्ट में, जैसे कि वो क्या होता है, मिल रहा है पेशेंट को. यानी कि स्पर्म की जो शेप है, वो मॉर्फोलॉजी शेप, जो शेप है, जो अच्छा जो शेप होनी चाहिए वो नहीं है, वो है नहीं स्पर्म की. टेरेटोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया पेशेंट को मिल रहा है. वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट इतना बढ़ गया है आज, जिसकी वजह से सारे आईवीएफ सेंटर चल रहे हैं. तो पेशेंट की मॉर्फोलॉजी अच्छी हो, पेशेंट की मोटिलिटी अच्छी हो, स्पर्म गाढ़ा हो, इस सब में जितना काम आयुर्वेदिक मेडिसिन कर सकती हैं, जितना काम आयुर्वेदिक हेल्प हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा और दुनिया में इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है. क्योंकि काफ़ी वर्षों से आयुर्वेद जो है बाजी करने में काम कर रहा है. मुझे ये बात बताइए, आईवीएफ की बात आपने उठाई, आईवीएफ को किस तरह से देखा जाता है आयुर्वेदा पे? क्योंकि ये बहुत ही लाइक मैकेनिकल प्रोसेस है, और जितना मैं समझती हूँ आयुर्वेदा को, दोनों बीज का मिलना एक बहुत ही नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जब उसे एक लैब में किया जाता है. आप कोई ऐसी नॉलेज है आयुर्वेदा में कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा बच्चे पे या फिर आगे वाली प्रोजेनी पे, कुछ असर? आईवीएफ क्या है? अगर हम उसमें क्या है, जो स्पर्म है हमारा, वो आपने आजकल एक ट्रेंड चल रहा है स्पर्म फ्रीजिंग. अपने स्पर्म को रिस्टोर कर लो,
जब आपको बच्चा चाहिए तो आ जाना। स्पर्म फ्रीजिंग जो सस्ती होती है वो 5-6 हज़ार में हो जाती है, और ओवुलेशन फ्रीजिंग भी चल रही है जिसमें 1-1 1.5 लाख लोग फूक रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं इसमें, ये आईवीएफ सेंटर वाले आपका स्पर्म को रिस्टोर कर लेते हैं, आपके ओवम को रिस्टोर कर लेते हैं। क्या आप केमिकल से उसकी लाइफ को बरकरार रख रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं? अगर वो हमारी बॉडी से जब बाहर आता है तो वो स्पर्म इतना हेल्दी नहीं रह पाता जितना, अब देखिए कि स्पर्म की लाइफ कितनी है, 48 आवर्स 72 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन जब हमारा स्पर्म निकल जाता है, और वो ज़बरदस्ती उसको लाइव रखते हैं, उसमें केमिकल भी ऐड करते हैं, तो उससे जो बेबी पैदा होते हैं उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, वो प्री मैच्योर होते हैं, उनमें इतनी इमोशनली कनेक्ट नहीं फील करते अपनी मदर से, वो बच्चे जो आईवीएफ से होते हैं। तो मैं एक केस डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल थी वो, तो उसका शी हैड मल्टीपल टाइम ऑफ आईवीएफ साइकिल्स, उनके पास काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हो चुका था, और वो मेंटली इतनी फेडेक हो चुकी थी, इतनी मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी थी। कितनी बार आप सोचिए, आपके वजाइना में इंजेक्शन दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं वजाइना में, आपके इन्फेक्शन हो रहा है, वजाइना में इन्फेक्शन इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी वो, मतलब उसका किसी भी पैथी पे भी विश्वास खत्म हो गया था, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। कह रही है मेरे को बच्चा अब चाहिए ही नहीं, आई एम गोइंग टू सुसाइड, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए। तब हमने उसको रिकमेंड किया कि आप आयुर्वेद में ट्राई करो, आयुर्वेद से कोशिश करो। था कुछ नहीं उसको, सिर्फ पीसीओडी थी, जिसकी वजह से उसका एएमएच वैल्यू कम था पेशेंट का। तो हमने जब उसको मेडिसिन दी, काचनार गुगलू, वृद्धि वाटिका वटी, फलघृत जो होता है हमारे आयुर्वेद में, उसको फलघृत दिया मैंने 3 महीने के लिए, जिससे उसकी पीसीओडी जो है डिजोल्व होनी शुरू हो गई, गांठें वहाँ की डिजोल्व होनी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से उसने 3-4 महीने में ही कंसीव कर लिया। सोचो वहाँ पे इतना उनको टॉर्चर हुआ, मेंटली इतनी टॉर्चर हुई वहाँ पे वो आईवीएफ सेंटर में, और मनी का लॉस अलग से था। तो ये अगर लोगों को आयुर्वेद की नॉलेज है, आयुर्वेद को लोग जानते हैं, तो पहले आ जाएं आयुर्वेद में, तो ये सब आयुर्वेद से लोग बच जाएंगे, और उससे जो बच्चे हो रहे हैं वो भी हेल्दी नहीं होते हैं आईवीएफ से। पर उनके लिए अब जिनके हो गए, उनके तो हो गए बच्चे आईवीएफ से, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसे बच्चे जिनका स्पर्म फ्रीज हुआ था या ओवम फ्रीज हुआ था, उनको आप क्या रिकमेंड करोगे कि आपके बच्चों का आप ख्याल कैसे रखें? स्पर्म आर्टिफिशियल उन्हें इम्प्लांट किए हैं आपके ओवम में, आपकी यूट्रस में, आपको अच्छा हेल्दी कंसीव हो गया है, आपने कंसीव कर लिया है आईवीएफ से, उसमें तो मेन होता है कि आपको कंसीव करना, आपके यूट्रस में उनका मेन काम है कंसीव कराना। उसके बाद आप जो है, मैं आई विल रिकमेंड कि आप किसी गर्भाधारण संस्कार पेशेंट का कराइए, आयुर्वेद में गर्भ संस्कार कराइए। और जो आयुर्वेद में जो गर्भानुसार जो ऋतुचर्या बताई गई है, मासानुमासिक ऋतुचर्या, किस ऋतु में कौन सा महीने में क्या खाना चाहिए मदर को, वो करा के आप किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। हाँ, फॉर दैट तो ये I will recommend that you can start Amrit Kalash. It will rejuvenate all dhatus of uterus and your embryo. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन बच्चों की आपने कहा इम्यूनिटी कम होती है, जिनके स्पर्म्स फ्रोजन होते हैं, और या फिर काफी चैलेंजेस आते हैं जब वो डिलीवर भी हो जाते हैं, राइट? क्या आयुर्वेदा में कुछ है कि वो बच्चे भी आके कोई ट्रीटमेंट ले सके अपनी इम्यूनिटी इनहैंस करने के लिए, या ऐसा कोई विधान है? हमारे आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का संस्कार शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है जिसमें हम पेशेंट को 2 to 1 ड्रॉप पेशेंट को हम स्वर्ण प्राशन एज इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं। ठीक है, उसको पेशेंट आके ले, टाइमली आके ले, और जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होता है तो च्यवनप्राश शुरू कर सकता है, बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर शुरू कर सकता है पेशेंट, अगर उनको नॉलेज है तो। वो अगर वो आयुर्वेद पे फेथ करते हैं, वो शुरू करें तो पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। काफी मेन एक्चुअली कंप्लेन ये भी करते हैं कि उनमें फटीग, स्टैमिना और इन जनरल वाइटैलिटी बहुत कम रहती है, डिस्पाइट द फैक्ट वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं, जिमिंग करते हैं, ये करते हैं, पर जब आती है परफॉर्मेंस की बात रूम में या फिर लाइक किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, वो फेल कर जाते हैं वहाँ। तो वहाँ क्या हो रहा है? देखो, पेशेंट्स बेडरूम में बात करें, सबसे पहले इसमें परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पेशेंट का ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आपको अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बहुत कम लोग कपल्स में देखने को मिलता है। और इसमें पेशेंट्स को जो है
सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स। आप जो है जब इंटरकोर्स करने जा रहे हैं तो आपको मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं लेना। यू शुड नॉट हैव परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। आजकल काफ़ी सारे लोगों में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं इधर उधर से सुन लेते हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, यार मेरा तो टाइमिंग ऐसा था, कि आजकल डिस्कस होता है फीमेल्स में भी मेल्स में भी, सारे आजकल हर पॉन्स वीडियो में। तो पीपल आर मोर इंडल्ज इन दिस पॉन्स वीडियोस ऑल दैट। तो सबसे पहले तो पेशेंट को है कि आप जब भी इंटरकोर्स करने जाएं तो या सेक्स करने जाएं तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। स्ट्रेस नहीं लेना। मोस्टली यू ट्राई योर इंटरकोर्स इन वीकेंड डेज। वीकेंड पे ट्राई। में अगर आप सेक्स इंटरकोर्स ट्राई करते हैं तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी आपको काम का बिजनेस रिलेटेड जो भी माइंड में आ रहा है वो सब नहीं आएगा, खुद कम आएगा, यानी कि जो भी है उसको आप इतना नहीं आपके माइंड में चलेगा, रिलैक्स स्टेट में आप रहेंगे। कुछ भी आयुर्वेदा में है जो इंटरकोर्स से पहले हमें रिलैक्स कर सकते हैं? आयुर्वेद में तो ब्राह्मणी वटी है, यू कैन यूज। ब्राह्मी इन जनरल आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आयुर्वेद में बात करो तो आप रेगुलर मसाज कर सकते हैं ब्राह्मी तेल से, वो यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज जो लिबिडो या फिर आपकी एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट इन सेक्स कुछ ऐसा बढ़ाने के लिए कुछ है? एफ्रोडीजियाक आयुर्वेद में अगर बात करें इस इच्छा बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं पेशेंट को अपनी डाइट अच्छी रखिए। डाइट अच्छी रखिए, यानी कि यूज पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस एक ऐसा जूस है जो आपकी लिबिडो को ठीक करता है। ठीक है। यू यूज गार्लिक, उसमें ऐसे एसिड होते हैं जो आपकी लिबिडो को बढ़ाते हैं। 1 to 2 पीस ऑफ गार्लिक यू शुड यूज। और व्हाइट ऑनियन, ठीक है। Along with that you can use अखरोट, बादाम और डेट्स, ये सब आपकी लिबिडो को बढ़ाते हैं। बट ये गार्लिक और व्हाइट अनियन क्या कच्चा खाना है? कच्चा खाना है, वो 1 या 2 क्रश करके ऊपर से पानी के साथ ले सकते हो आप इसको। और इसकी कितनी देर बाद आपको इफेक्ट दिखेगा? लाइक ये रेगुलर आपको करना है। और यस, जिनको लो लिबिडो है या फिर जिनको लो इंटरेस्ट रहता है उनके लिए गार्लिक एंड अनियन अच्छा है। यस, ओके। और आयुर्वेद की बात करें मेडिसिन में तो यू कैन यूज गोक्षुर पाउडर एज अ टैबलेट और इन अ पाउडर फॉर्म। गोक्षुर इज अ साइंटिफिक एविडेंट ड्रग व्हिच हेल्प इन लॉस ऑफ लिबिडो। अच्छा, गोक्षुर मेनली। चलिए मानते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसने पूरी जिंदगी बहुत ही अपना फिजियोलॉजी को खराब किया है, चेन स्मोकर जैसे आपने मेंशन किया, या फिर डाइट भी अच्छी नहीं थी, स्मोकिंग करते थे, अल्कोहल भी लेते थे, तो इन लोगों के पास कितना टाइम रहता है बिफोर देयर कंसेप्शन कि यस दे कैन ट्राई, मतलब इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, इतना टाइम आपको लगेगा ठीक होने में? इनके लिए क्या चांसेस है आयुर्वेदा में? आयुर्वेद में अगर आपको कोई भी शुक्र धातु की दृष्टि है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कम से कम 3 या 4 महीने लगते हैं ठीक होने में, आपको प्रॉपर ठीक होने में। जो आपने जो टॉक्सिन्स इकट्ठे किए हैं, whether in the form of smoking, in the form of alcohol or diet, junk food, all that, तो उसमें 3 महीने लगते हैं पेशेंट को। कोई भी अगर आपका इस वजह से अगर आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा वीक हो गया है या स्पर्म बहुत ज़्यादा आपका थिन हो गया है, इसमें हम पेशेंट को सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आप 3 महीने पेशेंट को कि आप 3 महीने का टाइम हमको आयुर्वेद में दीजिए। 3 महीने में आप जो है अपनी बॉडी की शुद्धि कराइए। 3 महीने में या तो आप धीरे धीरे इसको क्विट कीजिए जो आपकी जो हैबिट्स हैं, और हम पेशेंट को प्लान करते हैं शोधन इसमें पंचकर्म में, क्योंकि पेशेंट का अगर हम शोधन करते हैं उसके बाद तो धीरे धीरे उसकी धातु जो है शुद्ध होनी शुरू होती हैं। शोधन के बाद पेशेंट को हम ब्रिंगन मेडिसिन देते हैं, शतावरी, कोच बीज, अश्वगंधा। शोधन पेशेंट का होना बहुत जरूरी है। पेशेंट को सबसे पहले बोलते हैं कि अपना पेट साफ रखिए आप, और डिटॉक्सिफाई के लिए आप पेशेंट को कम से कम जो है एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी में इन्वॉल्व करने चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आयुर्वेदा में जैसे आपने ये बोला अश्वगंधा, शतावरी और ये सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये ऑल आर दीस ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट। तो कुछ ना कुछ एक रसायन जैसे अमृत कलश है वो ऐड कर लेना चाहिए आफ्टर शोधन। देयर इज पंचकर्म इन योर एरिया, यू कैन गो देयर, यू कैन wash out your all toxins in the form of Shodhan Basti. Then you can take Bringan Matra Basti, Shirbala Tel, Ashwagandha Tel, Ashwagandha Adi Gharit, Kokshu Adi Gharit.
you can add in your meal, in your diet. Like eating all of Eating these. also. ये हेल्प It करते will हैं. nourish also your शुक्र धातु. एंड ये सेम फीमेल्स के लिए भी है या फिर ओनली मेल्स? शुक्र धातु सिर्फ मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी होती हैं. इफ यू वांट कि मेरा यूट्रस हेल्दी रहे, मेरे जो यूट्रस के सेल हैं ओवरीज टाइम पे बनते रहे, तो देयर इज डेफिनेटली रोल ऑफ शुक्र धातु in there. Although estrogen is level high in their uterus, but testosterone level also contribute for making good amount of ovulation, for making good hormones in your uterus also. तो ये काफी हेल्प करते हैं. Yes, because आजकल के जो यूट्रस है बहुत वीक हो रहे हैं फीमेल्स के. यूट्रस क्यों वीक हो रहे हैं? क्योंकि उनमें शुक्र धातु की कमी है. इवन फीमेल्स में भी, कई फीमेल्स में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट नहीं होता, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं. काफी सारे ओपीडी में आते हैं कि ब्रेस्ट जो साइज है बहुत कम है. क्यों है? क्योंकि उसमें शुक्र धातु की कमी है फीमेल्स में. इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप शीर वाला लीजिए, दूध लीजिए, शतावरी का पाउडर लीजिए, नरिशिंग नरिश चीजें. लीजिए, क्योंकि आपकी शुक्र धातु बढ़े तो आपके ब्रेस्ट साइज भी बढ़ेगा. तो कितना कंट्रीब्यूशन है शुक्र धातु का आपके ब्रेस्ट साइज में और आपकी यूट्रस को इलाज करने में, आपकी यूट्रस हेल्थ को अच्छा करने में. तो इन जनरल बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों के लिए शुक्र धातु बहुत यस, इम्पोर्टेंट आई है विल रिकमेंड दिस. और इसको नरिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है. यस, तो ये आपने 2-3 चीजें जो मुझे सिखाई कि शुक्र धातु आपको नरिशमेंट बहुत चाहिए होता है उसको, यस. और नरिशमेंट, रिजुविनेशन कुछ बिल्ड करना बिल्ड करना चाहते चाहते हैं. हैं, तो हाँ. उसमें रोल शुक्र धातु का है. अच्छा. लाइक हम पेशेंट को ऐसा होता है कि मेडिसिन देते हैं जॉइंट पेन में. पेशेंट बोलते हैं आपने जॉइंट पेन की मेडिसिन क्यों दे दी अश्वगंधा की? हमको तो दिक्कत है नहीं, अश्वगंधा की जरूरत तो है नहीं हमको. तो उनको ये नहीं पता कि अश्वगंधा का रोल शुक्र धातु को बढ़ाने में है. तो वो जॉइंट में कहना कि काम कर रहा होता है, जॉइंट्स की मसल्स को, कार्टिलेज को बनाने में काम कर रहा होता है. तो कुछ भी बिल्डअप करना है उसमें शुक्र धातु रहेगा. एग्जैक्टली. तो आपको whether it is body of female, whether it is body of male, शुक्र धातु नीड. तो शुक्र धातु पे बहुत ध्यान देना. अगर आपको मसल्स भी बिल्डअप करने हैं तो वाइटैलिटी, विगर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और इम्यूनिटी चाहिए, तो ये एक धातु पे जरूर पढ़िएगा और जानिए, समझिए इसको कि इसका क्या रोल है आपकी बॉडी में, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा डिटर्मिन होती है शुक्र धातु से. एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी जिसको कहते हैं, वो प्रॉब्लम रहता है एंड उसका मॉडर्न मेडिसिन में कोई एज सच परमानेंट क्योर नहीं है. आयुर्वेद क्या बोलता है? देखो आयुर्वेद क्या बोलता है इसमें. आयुर्वेद में इसको बोलता है, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं ध्वज भंग. ध्वज भंग यानी कि जो आपके जो पेनिस है उसमें कोई ना कोई विकृति आ गई है. ध्वज भंग या क्लैप्यता बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, क्लैप्यता यानी कि सेक्सुअल योर वीक. इसमें अगर हम मॉडर्न की बात करें तो दे यूज सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स, विल्डेनाफिल, काफी सारी सेक्सुअल मेडिसिन आ गई है, वाइग्रा. दिस ऑल आर फॉर वन नाइट या फॉर वन टाइम दे कैन पेशेंट यूज इट. बट साइड इफेक्ट इसका ये है, इसको खाने के बाद काफी पेशेंट कंप्लेन करते हैं ओपीडी में आके, तो उनको सुबह उठते ही सिर में दर्द, बैक एक, हार्ट पैल्पिटेशन तेज होती है पेशेंट की खाने के बाद, स्वेटिंग आती है, और इवन उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. आयुर्वेद बोलता है कि ये सारी मेडिसिन खाने से, अननेसेसरी मेडिसिन खाने से आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होता है. अगर वो वात का प्रकोप होगा तो अगेन जो आपका धातु है उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा. धातु आपकी शुक्र धातु कम हो जाएंगी. आपने मेडिसिन खाई खूब सारी एलोपैथिक, तो वात का प्रकोप हो गया, आपको शुक्र धातु कम हो गई, तो आपको इरेक्शन कहाँ से आएगा? तो आपको दोबारा मेडिसिन फिर लेनी पड़ेगी फिर क्योंकि आपका शुक्र धातु कम हो रहा है. मजे की बात तो ये है, पेशेंट दोबारा अगेन खाते हैं सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स, टेडेलाफिल्स, तो उनको उसकी आदत डल जाती है. अब काफी सारे पेशेंट हैं मेरे पास ओपीडी में जिनको सेक्स सिर्फ गोली खाने से ही होता है, बिना गोली के उनको इंटरकोर्स होता ही नहीं है. बिकॉज दे डोंट वर्क शुक्र धातु, दे डोंट टेक रसायनास इन देयर बॉडी. इवन आजकल लोगों ने घी भी छोड़ दिया है, जो बॉडी को नरिश करता था, आपके बात को पेसिफाई करता था, वो भी लोगों ने छोड़ दिया है. तो दे आर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन एलोपैथिक मेडिसिन. तो काफ़ी सारी शुक्र धातु की विकृतियाँ बढ़ती जा रही हैं, और इवन काफ़ी सारे कपल्स कंसीव ना होने से उनके डिवोर्स केस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो हम आज ओपीडी में देखते हैं. और लेकिन आपका सक्सेस रेट कैसा रहा है इस तरह के ट्रीट? हमने जिस पेशेंट को मेडिसिन दिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है, पूरा एग्जामिन करके हम देते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं पेशेंट का क्या बैलेंस है, पूरी पेशेंट की हिस्ट्री जाती है. कोई हमारे पास आता है ओपीडी में, पूरी उसकी हिस्ट्री लेके, पेशेंट की नाड़ी परीक्षण करके, उस पेशेंट की फिजिक्स देख के कि उसको कितना थिन है, कितना लीन है, या उसकी कितनी हैबिट थी स्मोकिंग की, अल्कोहल की, कितना मैस्टरबेशन किया है, उसको हम बता देते हैं कि आप 3 महीने में ठीक हो गए या 6 महीने में ठीक हो गए. इवन किसी का स्पर्म बहुत कम भी है, कोई ओलिगोस्पर्मिया है किसी को, या पेशेंट को
बहुत स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है पेशेंट का, जब इसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं, वो उन पेशेंट में भी हमने स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करी है। काफ़ी पेशेंट इसमें 100, मैं 99 नहीं इसमें बोलूँगा कि आयुर्वेद में इसका 100% सोल्यूशन है। 100%। यस, आप दावे से कह रहे हैं। यस, इफ They you follow you exactly. follow the all what I'm telling to you. क्या पॉसिबल है कि लाइक कोई अपने माइंड को ही ट्रेन कर ले इस तरह से कि उनका स्पर्म काउंट सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ भी बताई जाती हैं तो वो जनरली जैसे बताया गया है मेडिकल लिटरेचर में, दीज आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। इसलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए लोग आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जब उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, फिजिक्स उनकी ऑल स्पर्म काउंट नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, विटामिन ई नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट आपके सब नॉर्मल है, तब पीपल कपल थिंक वी शुड गो फॉर कपल काउंसलिंग। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास अप्रोच करते हैं। तो इसमें जो सेक्स है, मेनली जो इंटरकोर्स है, उस पर मेजर रोल आपके माइंड का ही होता है। अब इसमें क्या होता है, जब वी आर इन हाइपर रियलिटी ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड, आजकल जो है कि हाइपर रियलिटी यानी कि पीपल का जो दिमाग है आजकल सेक्सुअल एक्टिविटी में वो हाइपर रियलिटी में चलता है ड्यूरिंग बेड, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। हाइपर रियलिटी मतलब ये प्रेजेंट में नहीं है, कहीं और है। नो हाइपर रियलिटी मींस जो नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। इंटरकोर्स, एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। लोग पीपल सी पॉर्न वीडियोस, उसमें क्या होता है कि कट्स लगा के वो पूरी 1 घंटे की मूवीज बनाते हैं। तो आजकल जो मेल्स की डिमांड है वो हो गई है कि वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब कब से लोग डिमांड करते हैं। ये सब हाइपर रियलिटी है ऑफ माइंड। उसकी वजह से पेशेंट की आती है एंग्जाइटी आती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। उसकी वजह से वो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एक्चुअल टाइमिंग आल्सो। तो उनका जो एक्चुअल टाइम होता है उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप कह रहे माइंड को भी बहुत समझाना पड़ता है। इसके लिए माइंड के लिए आपने एक ब्राह्मी बोला कि ब्राह्मी यू कैन यूज टू रिलैक्स योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवॉइड सीइंग porn videos, all magazines. तो कोई भी इस तरह की चीजों आप अपने को एक्सपोज ना करें। Yes, इस तरह का एक्सपोजर नहीं होना people have multiple partners, तो काफी सारे कारण हैं इसके। Well, that's a conversation for another day. ये माइंड को पूरा वो करना एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन है। पर हम ये जरूर रेकमेंड करेंगे कि आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या फिर कोई भी मेडिटेशन जरूर। ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन का इसमें काफी रोल है पेशेंट का। अगर पेशेंट डेवलप उसको करता है तो आपका माइंड फोकस होता है उसमें, then you can give your best at the time also. Yeah. So I think like ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या फिर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जो मेन अफेक्टेड है स्पर्म काउंट इश्यूज से या स्पर्म मोटिलिटी से। बट ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही डिफरेंट थी देन मोस्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू डॉक्टर रहेजा, आपने टाइम निकाला और हमें समझाया, हमारे मेन को जिनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, और अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप कर सकते हैं कॉल इस नंबर पे जो स्क्रीन पे है, एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज वैद्य गाइडेंस फॉर ऑल योर इश्यूज। डॉक्टर रहेजा महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली में है, जिनके पास आप हमेशा जा सकते हैं टू शो योर पर्टिकुलर कंसर्न। एंड ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिएगा, स्पेशली उन मेल्स के साथ जिन्हें आइदर ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो सफ़र कर चुके हैं। ऑल्सो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय गुरुदेव।